गरीबी वो अभिशाप है जो इंसान को ठंड में ठिठुरने और बीमारी में तड़पने पर मजबूर कर देती है। रघु अपनी बीमार पत्नी और छोटी सी बेटी के साथ मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था। अजी सुनते हो? रघु। हाँ सुधा, मैं यही हूँ। क्या हुआ? दर्द बढ़ा क्या? अब बर्दाश्त नहीं होता, छाती में जैसे कोई पत्थर रखा है। मुझे लगता है अब मेरा वक्त आ गया है। तुम और पिंकी अपना ख्याल रखना। चुप कर पगली, कैसी मनहूस बातें कर रही है? तुझे कुछ नहीं होगा। वो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर कह रहा था ना, बस एक इंजेक्शन की जरूरत है। आज मैं वो इंजेक्शन लेकर आऊंगा, तू देख लेना, कल तू अपने पैरों पर खड़ी होगी। रघु, बाहर मत जाओ, बाहर यमराज जैसी ठंड है, तुम्हारे पैर में दर्द होगा। अरे मेरा पैर तो लोहे का है सुधा, इसे ठंड नहीं लगती। बस तू आंखें खुली रखना, मैं अभी गया और अभी आया दवाई ले। रेलवे स्टेशन के बाहर कोहरा है। रघु और पिंकी तेजी से हाथ चला रहे हैं। बाबूजी, ओ साहब जरा इधर देखिए, गर्मा गर्म बटर ऑमलेट। साहब एक बार खाएंगे तो सर्दी भूल जाएंगे, ले लीजिए ना साहब, घर में बीवी बहुत बीमार है। अरे भाई, बीमार है तो अस्पताल ले जा, यहाँ सड़क पर क्यों रो रहा है? हटो, रास्ता छोड़ो। बाबा वो देखो, एक साहब और आ रहे हैं। आप उनसे बोलो, मैं तब तक प्याज काटती हूँ। बाबूजी, भगवान के नाम पर एक ऑमलेट बनवा लीजिए, बहुत भूख लगी होगी आपको। सिर्फ 30 रुपए का है, दवाई के लिए 50 रुपए कम पड़ रहे हैं साहब। आपकी एक मदद मेरी सुहाग बचा सकती है। अच्छा भाई, इतनी मिन्नत कर रहे हो तो बना दो एक, लेकिन साफ सुथरा बनाना। शुक्रिया मालिक। पिंकी बेटा, जल्दी से साहब को स्पेशल वाला बना कर दे, इसमें थोड़ा मक्खन ज्यादा डालना। तभी पुलिस की सीटी बजती है और टीटी टीकमचंद अपने डंडे के साथ आता है। ओहो, फिर आ गया तू। लंगड़े, तुझे मेरी भाषा समझ नहीं आती या लातों का भूत है तू? कितनी बार तुझे भगाया है यहां से? ये स्टेशन तेरे बाप की जागीर है क्या, जो जब चाहे तवा उठा के चला आता है? बाबूजी प्रणाम। टीटी साहब, बस आज रहने दीजिए, कसम से जैसे ही 100 रुपए जुड़ेंगे मैं खुद चला जाऊंगा। मेरी घरवाली मर रही है बाबूजी, उसके लिए कफन का नहीं दवाई का इंतजाम करने आया हूं। चल भाग यहां से। सुन लंगड़े, तेरी बीवी मरे या जिए या पूरा खानदान बीमार पड़े, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे हफ्ता चाहिए। 500 रुपए निकाल अभी के अभी, वरना सामान जब्त। बाबूजी 500 रुपए तो मैंने पूरे हफ्ते में नहीं कमाए, अभी तो पहली बोनी हुई है। ये देखिए, बस यही है, ये रख लीजिए, पर मुझे धंधा करने दीजिए। मेरी बीवी की सांसें इस धंधे पर टिकी है साहब। 40 रुपए की भीख देता है मुझे? टीकमचंद नाम है मेरा। अगर 500 नहीं है तो ये रेहड़ी यहाँ नहीं लगेगी। अंकल, आप गंदे हो, मेरे बाबा को मत सताओ। पैसे नाली में क्यों फेंके? हम दवाई कैसे लाएंगे? जुबान डलाती है, देख क्या रहे हो? पलट दो इसका ठेला, तोड़ दो सब कुछ। सिपाही एक जोरदार लात मारकर ठेला पलट देता है। सारे अंडे सड़क पर गिरकर फूट जाते हैं। अरे ये क्या किया मालिक? ये अंडे नहीं, मेरी बीवी की जिंदगी थी। मेरी दुनिया उजल गई, मेरी सुधा की सांसें टूट जाएंगी। मालिक रहम करो, कोई तो बचाओ। अब यहाँ बैठकर मातम मना, और कल अगर तेरी मनहूस शक्ल यहाँ दिखी तो तुझे सीधा जेल में डाल दूंगा। चल। टूटे हुए ठेले के साथ रघु का दिल भी चकनाचूर हो चुका था। वो खाली हाथ आंसुओं में डूबा घर की तरफ भागा। पिंकी, कोई आवाज नहीं आ रही। सुधा को नींद आ गई होगी ना, दर्द कम हो गया होगा शायद, इसीलिए सो गई है। माँ देखो, हम आ गए। माँ उठो। सुधा, ए सुधा, देख मैं आ गया। पैसे तो नहीं ला पाया, टीटी ने सब छीन लिया, पर मैं कल ले आऊंगा, पक्का ले आऊंगा। तू आंखें तो खोल, मुझसे बात तो कर। सुधा, तू इतनी ठंडी क्यों है? सांस क्यों नहीं ले रही? नहीं सुधा, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने वादा किया था मैं दवाई लाऊंगा। मुझे माफ कर दे सुधा, मैं हार गया। मैं एक ऑमलेट नहीं बेच पाया, मैं तुझे नहीं बचा पाया। माँ, अब मुझे कौन लोरी सुनाएगा? माँ उठो ना, मुझे भूख लगी है। माँ, बाबा देखो ना, माँ उठ क्यों नहीं रही? ठंड और गरीबी ने सुधा की जान ले ली थी और रघु
वो जिंदा होकर भी लाश बन चुका था। वो दीवार से सिर टिकाकर बैठा था और उसके पास अपनी सुहागन के कफन के लिए भी फूटी कौड़ी नहीं थी। बाबा, रोने से माँ वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर हमने माँ का अंतिम संस्कार नहीं किया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमें पैसे चाहिए बाबा, कफन के लिए, लकड़ी के लिए। कहाँ से आएंगे पैसे पिंकी? वो टीटी हमें वहां खड़े भी नहीं होने देगा। सब खत्म हो गया। अब तो बस हम भी यहीं मर जाएं तो अच्छा है। नहीं बाबा, हम हार नहीं मानेंगे। सब खत्म नहीं हुआ। हमारे पास ये 6 अंडे बचे हैं। अभी 2 बजे वाली राजधानी आएगी। उस समय वो टीटी सो रहा होगा। हम जाएंगे और माँ के कफन के पैसे लेकर आएंगे। अगर उसने हमें फिर पकड़ लिया तो वो हमें मार डालेगा पिंकी। मारने दो, माँ तो चली गई, अब किसका डर? अगर आज हम डर गए तो माँ हमें कभी माफ नहीं करेंगी। चलो बाबा, उठो, आज हम अपनी माँ के लिए लड़ेंगे। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। तेरी माँ को हम इज्जत से विदा करेंगे। चल, आज दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। रात का सन्नाटा और घना कोहरा। रघु और पिंकी एक बार फिर उसी जगह पहुंच गए जहां उनकी उम्मीद तोधी गई थी। लेकिन इस बार वो डरे हुए नहीं थे, वो घायल शेर की तरह थे। गर्मा गर्म ऑमलेट, बाबूजी ऑमलेट, गरीब का ऑमलेट। अरे भाई, इतनी रात को क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या बताऊं बाबूजी, घर में मेरी घरवाली की मैयत पड़ी है, कफन के लिए पैसे नहीं है। बस ये 4 ऑमलेट बिक जाएं तो मेरी सुहागन की अंतिम विदाई हो सकेगी। ले लीजिए ना बाबूजी। हे भगवान, ये लो भाई, तुम ऑमलेट रहने दो, पैसे रख लो। जाओ जल्दी घर जाओ। नहीं बाबूजी, भीख नहीं लूंगा। मेहनत का ही खाया आज तक, आज भी मेहनत का ही लेकर जाऊंगा। ये लीजिए आपका ऑमलेट। तभी पीछे से भारी जूतों की आवाज आती है। तुझे मेरी आवाज समझ नहीं आती या कानों में सीसा भरा है? फिर आ गया दुकान लगाने। लगता है तुझे जेल की हवा खानी ही है। अंकल, प्लीज जाने दो। मेरी माँ सचमुच मर गई है। हमें बस कफन के पैसे चाहिए। आप हमारे पैसे मत छीनो। अरे वाह, क्या बहाना है। सुबह बीवी बीमार थी, रात को मर गई। तुम भिखारियों के पास नई नई कहानियां बहुत होती हैं। चल थाने, आज तो तुझे लाठियों से सीधा करूंगा। साहब झूठ नहीं बोल रहा। चाहो तो घर चलकर देख लो। मेरी सुहागन को कफन मिल जाए, फिर चाहे मुझे फांसी चढ़ा देना। बस ये आखिरी ऑमलेट बेचने दो। नहीं बेचने दूंगा। स्टेशन मेरा है, कानून मेरा है। सिपाही, घसीटो इसे। सुधा जा चुकी थी, लेकिन रघु के इम्तिहान अब भी बाकी थे। घर में पत्नी की लाश पड़ी थी और जेब खाली थी। रघु ने सोचा कि शायद दुनिया वाले ना सही, पर अपने तो मदद करेंगे। किशन, ओ किशन, दरवाजा खोल भाई, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। किशन। क्या है रघु, पागल हो गया है क्या? इतनी रात को क्यों शोर मचा रहा है? मोहल्ले वाले जाग जाएंगे। भाई, अब मैं किसे जगाऊं? मेरी दुनिया तो हमेशा के लिए सो गई। मेरी सुधा चली गई किशन। ठंड ने उसे मार डाला, वो मुझे छोड़कर चली गई। क्या सुधा भाभी नहीं रही? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अभी कल ही तो मैंने उसे देखा था। हाँ भाई, पर मेरे पास अब रोने का भी वक्त नहीं है। घर में कफन के लिए 1 रुपया नहीं है। मेरी मदद कर दे भाई, बस 500 रुपया उधार दे दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार रुक जाएगा वरना। रघु, देख भाई, मुझे बहुत अफसोस है। मैं तेरी मदद जरूर करता, कसम से करता, लेकिन मेरी हालत तू जानता नहीं है। अभी कल ही बच्चों की स्कूल फीस भरी है और दुकान भी मंदी चल रही है। जेब एकदम खाली है यार। किशन, झूठ मत बोल। हम बचपन के दोस्त हैं। मुझे पता है तूने कल ही कमेटी उठाई है। देख, मैं पैसे नहीं मांग रहा, भीख मांग रहा हूं। अरे यार, एक बार बोल दिया ना कि पैसे नहीं हैं, तो क्या अपनी खाल बेचकर तुझे पैसे दूं? कमेटी के पैसे मेरे नहीं हैं, वो मुझे माल वाले को देने हैं। अब जा यहां से, मुझे सोने दे। सुबह देखेंगे अगर कुछ हो पाया तो। रघु अपने सगे बड़े भाई जगदीश के पक्के मकान के गेट पर पहुंचता है। भैया, ओ जगदीश भैया, बाहर आओ, अनर्थ हो गया भैया। कौन है बे?
अरे तू फिर आ गया अपनी मनहूस शक्ल लेकर। मैंने कहा था ना कि मेरे घर के आसपास भी मत भटकना। भैया आज पुराने झगड़े मत निकालो। आज आपकी छोटी बहू मर गई भैया, सुधा नहीं रही, हम अनाथ हो गए। तो मैं क्या करूं? जब तूने उस 2 कौड़ी की गरीब लड़की से शादी की थी तब मैंने क्या कहा था कि रघु ये तुझे ले डूबेगी। देख आज वही हुआ ना। अब क्यों आया है मेरे पास? भैया जो हुआ सो हुआ, पर अब वो मर चुकी है। अब तो नफरत छोड़ दो। मेरे पास उसके कफन के लिए पैसे नहीं है। हमारी खानदानी इज्जत का सवाल है भैया। अगर लोगों को पता चला कि आपकी बहू बिना कफन के पड़ी है तो दुनिया आप पर थूकेगी। दुनिया मुझ पर नहीं तुझ पर थूकेगी। जिसने जिंदगी भर भीख मांगी हो उसकी बीवी अगर कफन के बिना मर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और सुन, इज्जत की बात तू मत कर। तूने अंडे का ठेला लगाकर हमारी नाक पहले ही काट दी है। भैया आप मेरे सगे भाई हो, खून का रिश्ता है हमारा। क्या एक भाई दूसरे भाई के आंसू नहीं पोंछेगा? बस 500 रुपए दे दो, मैं आपके पैर दबाऊंगा, आपके घर के बर्तन मांजूंगा। बस मेरी सुहागन को इज्जत से जाने दो। नहीं है मेरे पास फालतू पैसे। जिंदा थी तो तू उसे दवाई नहीं दे पाया, अब मरने के बाद उसे रेशमी कफन देगा? जा दफना दे उसे ऐसे ही। मेरे दरवाजे पर दोबारा मत आना। जगदीश अंदर जाता है और गेट जोर से बंद करता है। खटाक। वाह रे दुनिया, वाह रे रिश्ते। जीते जी दवाई के लिए भगाया और मरने के बाद कफन के लिए। अब मैं समझ गया, गरीब का ना कोई भाई होता है ना कोई दोस्त। उसका सिर्फ एक साथी है, उसकी भूख और उसकी लाचारी। अपनों की इस दुत्कार ने रघु के अंदर के डर को खत्म कर दिया था। अब उसे समझ आ गया था कि अगर सुधा को कफन देना है तो उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपना हक छीनने की जरूरत है। तभी बड़े साहब आते हैं। स्वागत है सर। स्टेशन पर सब फर्स्ट क्लास है सर। सफाई एकदम चकाचक है। ठीक है। चलो अंदर चलते हैं। रुको, वो कौन है? और वो बच्ची इतनी रात को ठंड में क्यों रो रही है? आ रही है सर, आदत है इनकी ड्रामा करने की। आप चलिए सर, मैं सिपाही को बोलता हूं इन्हें हटा दे। भिखारी की भी आंखों में आंसू होते हैं टीकमचंद, मगर इसके आंसू दर्द के लग रहे हैं। मुझे बात करने दो। क्या हुआ भाई? इतनी ठंड में अपनी बच्ची के साथ यहां क्यों बैठे हो? और तुम रो क्यों रहे हो? साहब हमें मत मारो साहब, हम बस जा ही रहे थे। मेरी बीवी मर गई है साहब, बस उसके कफन का इंतजाम नहीं हो पाया। क्या? बीवी मर गई और कफन नहीं है? तो तुम यहां क्या कर रहे हो? साहब मैं यहीं अंडे का ठेला लगाता था। सुबह मेरी बीवी बीमार थी, अगर धंधा करने देते तो मैं दवाई ले जाता, पर इस टीटी साहब ने मेरा ठेला तोड़ दिया, मेरे पैसे नाली में फेंक दिए। मेरी सुधा दवाई बिना मर गई साहब। अब कफन के लिए आया था तो इन्होंने फिर भगा दिया। अब मैं कहां जाऊं साहब? मेरे बाबा ने झूठ नहीं बोला अंकल, ये अंकल बहुत गंदे हैं, इन्होंने हमें बहुत मारा। टीकमचंद, क्या ये सच है? सर वो अवैध वेंडर था सर, नियम के हिसाब से। नियम? तुम्हें नियम याद रहा पर इंसानियत भूल गए। तुम्हारी वजह से एक औरत मर गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी वर्दी पर। माफी मांग, अभी इसी वक्त इसके पैरों में गिरकर माफी मांग। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी पत्नी को तो मैं वापस नहीं ला सकता भाई, उसका मुझे अफसोस जिंदगी भर रहेगा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक हक देता हूं। आज से तुम स्टेशन के बाहर नहीं, स्टेशन के अंदर दुकान लगाओगे, और वो भी बिना किसी डर के। ये मेरा ऑर्डर है। तुम्हें रेलवे का परमानेंट पास मिलेगा। अब कोई टीटी या पुलिस वाला तुम्हें तंग नहीं करेगा। साहब आप भगवान हो, आपने मुझे और मेरी बेटी को नई जिंदगी दे दी। ये लो, पहले अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान से करो, कल से अपनी नई दुकान शुरू करना। बड़े साहब की मदद से रघु को पैसे तो मिल गए, लेकिन वो अपनी सुधा को वापस नहीं ला सकता था। अगली सुबह कोहरा छंट चुका था और सूरज निकल आया था, जैसे प्रकृति भी सुधा को विदाई दे रही हो।
सुधा, मुझे माफ करना, मैं तुझे बचा नहीं पाया। शायद तेरी किस्मत में यही लिखा था। पर देख, आज तेरी विदाई किसी अमीर से कम नहीं हो रही। तेरा अपमान करने वाला टीटी अब जेल जाने वाला है। तेरा बलिदान बेकार नहीं गया सुधा। बाबा, माँ आप कभी वापस नहीं आएंगी ना? वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगी बेटा। उन्होंने अपनी जान देकर हमारे लिए रास्ता खोला है। अब हमें रोना नहीं है, हमें उनकी कसम पूरी करनी है। अब हम जिंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे। वक्त के मरहम ने जख्म भर दिए। जिस स्टेशन से रघु को धक्के मारकर निकाला जाता था, आज उसी स्टेशन पर उसकी एक पक्की और साफ सुथरी दुकान थी। साहब, आप आइए साहब, बैठिए। आज मेरी दुकान की चाय पीकर जाइए। अरे रहने दो रघु भाई, पैर मत छुओ। मैं तो इंस्पेक्शन पर आया था, सोचा देखूं कि मेरा फौजी दोस्त कैसा काम कर रहा है। सुना है पूरे शहर में तुम्हारे ऑमलेट की चर्चा है। साहब, ये सब आपकी देन है। अगर उस रात आप फरिश्ता बनकर नहीं आते तो शायद मैं और मेरी बेटी भी आज जिंदा नहीं होते। आपने मुझे सिर्फ दुकान नहीं दी साहब, आपने मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस दी है। बेटा, साहब के लिए सबसे बढ़िया वाली चाय और स्पेशल ऑमलेट लाओ। नहीं नहीं रघु, मैं ड्यूटी पर हूँ, खाऊंगा नहीं। बस ये बताओ, अब कोई परेशान तो नहीं करता? वो नया टीटी ठीक है ना? अब कौन परेशान करेगा साहब? जब शेर का हाथ सिर पर हो तो गीदड़ पास नहीं आते। अब मैं सीना तानकर धंधा करता हूँ। पहले पुलिस की सीटी सुनकर छिप जाता था, अब सीटी सुनकर ग्राहक संभालता हूँ। सब बदल गया साहब। रघु ने साबित कर दिया था कि अगर इंसान की नीयत साफ हो और हौसला बुलंद हो तो वो राख के ढेर से भी उठ खड़ा होता है। सुधा तो चली गई, लेकिन उसकी यादें उस सुधा ऑमलेट सेंटर की महक बनकर हमेशा के लिए अमर हो गई।